लोग उसे ब्रिटेन का हन्निबल लेक्टर या मांस खाने वाला मॉर्डस्ले कहते हैं। उसे हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा हुई थी और उम्र कैद की सजा होने के बाद उसे ब्रॉडमूर भेज दिया गया, जहां वह फिर से हत्या करने में कामयाब रहा। अकेले कमरों में बंद, किसी इंसान से बातचीत किए बिना कुछ आदमी अपने आप को सबसे खतरनाक बना लेते हैं। ये लोग हिंसा, पागलपन या सिर्फ अकेलेपन की वजह से बहुत ही डरावने हो जाते हैं। ये लोग सबसे सुरक्षित जेलों में बंद होते हैं और इनके दिमाग में बहुत ही कालापन होता है, क्योंकि ये बहुत समय से अकेले हैं। ये दुनिया के सबसे खतरनाक आदमी हैं जो अकेले बंद हैं। रॉबर्ट मॉर्डस्ले। इस कहानी में हम रॉबर्ट मॉर्डस्ले के बारे में जानेंगे, जिन्हें ब्रिटेन का सबसे खतरनाक सीरियल किलर कहा जाता है। ये इतने खतरनाक हैं कि सबसे बड़े बदमाश भी इनसे डरते हैं। मॉर्डस्ले को 16,500 दिनों से लगातार अकेले एक नीचे के कमरे में बंद रखा गया है, जहां वो अपनी मौत तक रहेगा। ये वेकफील्ड जेल में है। इनका कमरा एक ताबूत जैसा है, जिसकी खिड़कियां बुलेट प्रूफ हैं और बहुत कम सामान है। आइए जानते हैं मॉर्डस्ले के जुर्म, जेल की जिंदगी और उनके मन की परेशानी के बारे में। रॉबर्ट मॉर्डस्ले ब्रिटेन का सबसे खतरनाक सीरियल किलर बनने से पहले इनका बचपन बहुत ही बुरा रहा। ये 12 बच्चों में चौथे नंबर के थे और इनका बचपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आइए जानते हैं उन बातों के बारे में जिनसे ये वो बन गए जो बाद में हन्निबल द कैनिबल कहलाए। मॉर्डस्ले अपने शुरुआती साल एक कैथोलिक अनाथालय में बिताए, जहां वो अपने घर की परेशानियों से दूर रहना चाहते थे। लेकिन उन्हें जो शांति चाहिए थी वो उन्हें नहीं मिली। घर के अंदर मॉर्डस्ले को उनके पापा बहुत मारते थे, जिससे उनका शरीर और मन दोनों बहुत दुखी हो गए। आखिरकार मारपीट की शिकायत होने पर सरकार ने मॉर्डस्ले को बचाने के लिए कुछ किया। उन्हें उनके माता पिता से दूर कर दिया गया, लेकिन उनके बचपन की यादें हमेशा उनके साथ रहीं। बड़े होने पर मॉर्डस्ले ने एक बहुत बड़ा राज बताया, जो उसके मन में बहुत समय से दबा था। उसने बताया कि उसके पापा ने भी उसका बचपन में बहुत बुरा किया था। इन घटनाओं ने उसके मन पर बहुत बुरा असर डाला और वो धीरे धीरे बहुत बुरे इंसान बनने लगा। एक किशोर के रूप में मॉर्डस्ले लंदन की सड़कों पर रहने लगा, जहां उसने अपराध और बदहाली की जिंदगी शुरू कर दी। नशे के पैसे जुटाने के लिए वो बहुत ही खतरनाक काम करने लगा। इस दौरान उसका दिमाग बहुत खराब होने लगा। मॉर्डस्ले के दिमाग की बहुत बुरी हालत हो गई थी और उसने कई बार जान देने की कोशिश की थी। उसके बाद उसने डॉक्टर से मदद मांगी। उसने कहा कि उसे आवाजें सुनाई देती हैं जो उसे बहुत ही बुरे काम करने के लिए कहती हैं। उसके दिमाग में यह था कि अगर उसने अपने माता पिता को मार दिया होता तो वो दूसरे लोगों की हत्या नहीं करता। मॉर्डस्ले के दिमाग में आने वाली आवाजों ने उसे बहुत परेशान कर दिया। उसे लगने लगा था कि वो इन आवाजों के बुरे काम करने के लिए मजबूर है। सच और झूठ में उसका फर्क नहीं रहा और वो और भी बुरा हो गया। 1974 में मॉर्डस्ले बहुत ही बुरा हो गया। उसने अपना पहला कत्ल किया, जिसका नाम जॉन फैरेल था। उसने उसे लंदन के वुड ग्रीन इलाके में गला दबाकर मार डाला। मॉर्डस्ले को पता था कि उसे डॉक्टर की जरूरत है, इसीलिए उसने खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उसे उम्मीद थी कि उसे मदद मिलेगी। क्योंकि वो अपना बचाव नहीं कर सकता था, इसीलिए उसे ब्रॉडमूर हॉस्पिटल भेज दिया गया, जो एक बहुत सुरक्षित मानसिक अस्पताल था। यहीं पर पता चला कि वो कितना ज्यादा हिंसक है। साल 1977 में मॉर्डस्ले ने फिर से बदला लेने की सोची। एक दूसरे मरीज डेविड चीजमैन के साथ उसने एक बच्चे को मारने वाले आदमी डेविड फ्रांसिस को बहुत ज्यादा तकलीफ दी और उसे मार डाला। मॉर्डस्ले को लगता था कि उस बच्चे को डेविड फ्रांसिस ने कुछ बुरा किया था, इसीलिए उसने बदला लिया। डेविड फ्रांसिस की हत्या के बाद मॉर्डस्ले की किस्मत खराब हो गई। उसे हत्या का दोषी पाया गया और उसे वेकफील्ड जेल भेज दिया गया, जहां उसने और भी बुरे काम किए। साल 1978 में वेकफील्ड जेल में मॉर्डस्ले और भी ज्यादा हिंसक हो गया। एक ही दिन में उसने 2 कैदियों को मार डाला। पहले उसने साल्ने डार्वुड का गला दबाया और उसे चाकू मारा। इसके बाद वो और भी कैदियों को अपने कमरे में बुलाना चाहता था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। मॉर्डस्ले ने फिर से किसी की जान लेने की ठान ली और उसने विलियम रॉबर्ट्स नाम के कैदी को घेर लिया और उसे चाकू मारकर मार डाला। वो बहुत ही शांत होकर ऑफिस गया और ऑफिसर को बताया कि अगली गिनती में 2 आदमी कम होंगे। मॉर्डस्ले कितना बुरा आदमी है ये सबको पता चल गया। क्योंकि मॉर्डस्ले बहुत ही ज्यादा हिंसक था, इसलिए उसे 1983 से अकेले कमरे में बंद रखा गया है। उसका कमरा एक ताबूत जैसा है और वो वहीं पर हमेशा के लिए रहेगा। वो दुनिया से पूरी तरह कट गया है और दिन रात अंधेरे में रहता है। अपने बुरे कामों के बावजूद मॉर्डस्ले ने बहुत गुहार लगाई कि उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। उसने कहा कि उसे अकेले नहीं रखा जाए और उसने खुद को मारने के लिए जहर की गोली मांगी। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि सरकार को पता था कि वो बहुत खतरनाक है और उसे जरा भी आजादी नहीं दी जा सकती।
हैरानी की बात है कि मॉर्डस्ले के भतीजे का मानना है कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए अकेले ही रहना चाहिए, क्योंकि वो जानता था कि उसका चाचा कितना बुरा है। इसलिए वो समझता था कि मॉर्डस्ले समाज के लिए बहुत खतरनाक है। एक और कैदी जो मॉर्डस्ले के बगल में रहता था, उसने बताया कि मॉर्डस्ले के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है, जो कि मानसिक तौर पर बहुत बुरा है। अकेलापन, बंद रहना और अपने बुरे कामों का बोझ मॉर्डस्ले के दिमाग पर बहुत ज्यादा पड़ा है। इसलिए रॉबर्ट मॉर्डस्ले अपने नीचे के कमरे में बंद है और वो अपने ही बुरे कामों का कैदी है। अपने बुरे कामों के बाद मॉर्डस्ले को फिर से अकेले कमरे में डाल दिया गया। सरकार को पता था कि वो कितना खतरनाक है, इसलिए उन्होंने ये तय किया कि वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उसे अपने नीचे के कमरे में बंद कर दिया गया और वो दुनिया से कट गया और अपने बुरे कामों के साथ अकेला रह गया। जेल की 4 दीवारों के अंदर मॉर्डस्ले की जिंदगी एक बहुत ही बुरे सपने जैसी है। किसी से बातचीत किए बिना वो दिन रात अकेला रहता है। उसने जो कुछ किया है उसका गुनाह, और अगर उसे कोई पछतावा है तो वो हमेशा उसके साथ रहता है। अपने आप को बंद रखने के बावजूद मॉर्डस्ले ने बहुत गुहार लगाई कि उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। उसने कहा कि उसे अकेले नहीं रखा जाए और उसे थोड़ी आजादी दी जाए, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि सरकार को लगता है कि वो अभी भी समाज के लिए खतरनाक है। हैरानी की बात है कि मॉर्डस्ले के भतीजे का मानना है कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए अकेले ही रहना चाहिए, क्योंकि वो जानता था कि उसका चाचा कितना बुरा है। इसीलिए वो समझता था कि मॉर्डस्ले समाज के लिए बहुत खतरनाक है। अकेले रहने का बहुत बुरा असर दिमाग पर पड़ता है। इंसान को किसी से बात करने, मिलने जुलने और कुछ करने की जरूरत होती है। इन सब चीजों के बिना मॉर्डस्ले का दिमाग और भी खराब हो रहा है। सच और झूठ में उसका फर्क नहीं रहा और वो अपनी ही दुनिया में रहने लगा है। वेकफील्ड जेल के बाहर मॉर्डस्ले के बुरे कामों ने सबको बहुत डरा दिया है। उसके कत्ल करने की बहुत ही डरावनी कहानियां सबके दिमाग में हैं। उसका नाम सुनते ही लोगों को डर लगता है। मॉर्डस्ले के बुरे कामों से लोगों को डर भी लगता है और उनका ध्यान भी जाता है। लोग उससे घृणा भी करते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश भी करते हैं। उसकी कहानी एक चेतावनी है कि इंसान कितना बुरा हो सकता है। मॉर्डस्ले के बुरे कामों ने लोगों को सजा और इंसान को अकेले रखने के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि उसे अकेले रखना चाहिए ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा सके, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि किसी इंसान को इस तरह अकेले रखना सही नहीं है। थॉमस सिल्वरस्टाइन। आज हम आपको एक ऐसे आदमी की डरावनी कहानी सुनाएंगे जिसने बहुत ही हिंसक और अकेली जिंदगी गुजारी। इस वीडियो में हम थॉमस सिल्वरस्टीन की जिंदगी और उसके बुरे कामों के बारे में जानेंगे, जो एक बहुत ही बदनाम कातिल था और 35 साल से ज्यादा समय तक अकेले कमरे में रहा। उसके शुरुआती दिनों से लेकर कई हत्याओं तक हम उन डरावनी बातों को जानेंगे जिनकी वजह से सिल्वरस्टीन अकेले रहने वाला सबसे लंबे समय तक का कैदी बना। आइए हम थॉमस सिल्वरस्टीन की काली और उलझी हुई दुनिया में जाते हैं, जो एक खतरनाक आदमी था और अकेले रहा। इस अविश्वसनीय कहानी को सुनकर आप सोचेंगे कि जेल में लोगों को अकेले रखना सही है या नहीं। 4 फरवरी 1952 को कोलोराडो के शांत शहर लॉन्गमोंट में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था थॉमस एडवर्ड कॉनवे। किसी को नहीं पता था कि यह मासूम बच्चा बड़ा होकर अमेरिका के सबसे खतरनाक और अकेले कैदियों में से एक बन जाएगा। थॉमस सिल्वरस्टीन, जैसा कि बाद में जाना गया, का बचपन बहुत ही बुरा रहा, जिसने उसकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। बहुत छोटी उम्र से ही सिल्वरस्टीन ने हिंसा और लड़ाई झगड़े की दुनिया देखी। उसे हमेशा बदतमीजी और मारपीट का सामना करना पड़ा, जिसका उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसका गुस्सा और नाराजगी बढ़ती गई और वो अपराध करने लगा। ज्यादा देर नहीं हुई कि सिल्वरस्टीन पुलिस की पकड़ में आने लगा। वो और भी ज्यादा अपराध करने लगा और जल्द ही वो आर्यन ब्रदरहुड नाम के एक बहुत ही बदनाम गैंग का ध्यान खींच लिया, जो गोरे लोगों के पक्ष में होता था और बहुत ही क्रूर तरीके से काम करता था। आर्यन ब्रदरहुड के साथ सिल्वरस्टीन की दोस्ती ने उसकी जिंदगी बदल दी। गैंग को लगा कि वो बहुत हिंसक है और उसे अपने साथ मिला लिया, जिससे उसे पहली बार किसी से प्यार और ताकत मिली। आर्यन ब्रदरहुड के साथ मिलकर सिल्वरस्टीन के अपराध और भी ज्यादा बढ़ गए और वो बहुत ही क्रूर हो गया। वो गैंग का लीडर बन गया और ड्रग्स बेचना, लोगों से पैसे ऐंठना और जेल के अंदर और बाहर हिंसा करना शुरू कर दिया। लेकिन सिल्वरस्टीन की असली क्रूरता जेल में ही देखने को मिली। उसे लगा कि जेल उसकी बुरी इच्छाओं को पूरा करने की जगह है, जहां वो दूसरों पर राज कर सकता है। आर्यन ब्रदरहुड के साथ मिलकर सिल्वरस्टीन ने बहुत से बुरे काम किए, जिससे वो एक बहुत ही खतरनाक आदमी बन गया। साल 1980 में उसने जेल के एक आदमी को मार डाला, जिसने गैंग के लिए ड्रग्स ले जाने से मना कर दिया था। यह हिंसा की शुरुआत थी। सिल्वरस्टीन को ताकत और बदला लेने की बहुत ज्यादा भूख थी। साल 1983 में उसने सबसे बड़ा जुर्म किया। उसने यूएसपी मैरियन में एक जेल अधिकारी मर्ले क्लूट्स को मार डाला।
सिल्वरस्टीन ने अधिकारी क्लुट्स को कई बार चाकू मारा। उसने कहा कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अधिकारी उससे बुरा व्यवहार करता था। इस बुरे काम ने पूरी जेल को हिलाकर रख दिया और सिल्वरस्टीन एक बहुत ही क्रूर और अनप्रेडिक्टेबल आदमी बन गया। जब सिल्वरस्टीन के बुरे काम बढ़ते गए तो उसे बाकी कैदियों से अलग रखना जरूरी हो गया। सरकार को पता था कि वो कैदियों और स्टाफ के लिए बहुत खतरनाक है, इसलिए उसे अकेले कमरे में रखा गया। सिल्वरस्टीन को एडीएक्स फ्लोरेंस, कोलोराडो की एक फेडरल जेल में भेज दिया गया, जहां वो अपनी जिंदगी के ज्यादातर साल एक खास कमरे में रहा। उसे अकेले रखने का मतलब था कि वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन इससे उसका दिमाग भी खराब होने लगा। अगले 35 सालों में सिल्वरस्टीन को बहुत बुरा समय गुजरा। किसी से बातचीत किए बिना वो अपने बुरे ख्यालों और अपनी जिंदगी के बुरे कामों के साथ रहा। अकेलापन उसकी जिंदगी बन गया, जहां कोई इंसान नहीं था और कोई उम्मीद नहीं थी। इसलिए थॉमस सिल्वरस्टीन जेल विभाग में सबसे ज्यादा समय तक अकेले रहने वाला कैदी बन गया। उसका नाम सुनकर कैदी और जेल के स्टाफ दोनों को डर लगता था। वो एक ऐसा आदमी था जिसे समाज के लिए बहुत खतरनाक समझा जाता था। जब थॉमस सिल्वरस्टीन अकेलेपन की दुनिया में गया तो उसे बहुत ही बुरा समय गुजरा। किसी से बातचीत किए बिना वो अपने बुरे ख्यालों से लड़ता रहा। इस भाग में हम सिल्वरस्टीन की जिंदगी की सच्चाई और उसके दिमाग पर पड़ने वाले बुरे असर के बारे में जानेंगे। एडीएक्स फ्लोरेंस में सिल्वरस्टीन का कमरा बहुत ही खाली और डरावना था। वो सिर्फ 7 फीट चौड़ा और 12 फीट लंबा था। यही उसकी पूरी दुनिया थी। दीवारें खाली थीं, कोई भी चीज नहीं थी जिससे उसे बाहर की दुनिया याद आती। उसे सिर्फ अपने ही ख्याल सुनाई देते थे। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल गए। समय सिल्वरस्टीन के लिए एक अजीब सी चीज बन गई, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता था कि समय बीत रहा है। उसकी जिंदगी में सिर्फ तब थोड़ा बदलाव आता था जब जेल के स्टाफ उससे मिलने आते थे, खाना लाते थे और उसकी जांच करते थे। किसी से बात न करने की वजह से सिल्वरस्टीन का दिमाग खराब होने लगा। उसे एक बीमारी हो गई जिसे एसएचयू सिंड्रोम कहते हैं। इस बीमारी में आदमी को घबराहट, उदासपन और सच से दूर होने जैसी परेशानियां होती हैं। सिल्वरस्टीन के दिमाग में बहुत बुरा हाल था। वो अपने बुरे ख्यालों से लड़ रहा था। वो अपने बुरे कामों को बार बार याद करता था। अकेलेपन की वजह से उसे बहुत गुनाह और पछतावा हो रहा था। वो अपने ही बुरे ख्यालों में फंस गया था। अकेलेपन से बचने के लिए सिल्वरस्टीन लिखने लगा। वो अपने ख्याल और अपनी भावनाओं को कागज पर लिखता था, जिससे वो अपने आप को संभाल पाता था। लिखने से वो पागल नहीं हुआ और अकेलेपन में भी थोड़ा सा सही रहा, लेकिन लिखने से भी सिल्वरस्टीन को अकेलेपन का बहुत बुरा लगता था। किसी से बात न करने की वजह से उसे किसी इंसान का प्यार नहीं मिलता था। वो किसी से जुड़ना चाहता था, ऐसा महसूस करना चाहता था कि वो किसी का है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। सालों बीतने के साथ साथ सिल्वरस्टीन का दिमाग और भी खराब होता गया। अकेलेपन की वजह से उसकी मानसिक बीमारी बढ़ गई और वो पागल होने लगा। उसे हमेशा लगता था कि कोई उसे देख रहा है और उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। अकेले रहने की वजह से सिल्वरस्टीन का शरीर भी खराब होने लगा। सूरज की रोशनी और ताजी हवा न मिलने की वजह से उसकी बीमारी बढ़ गई और वो कमजोर हो गया। वो पहले जैसा नहीं रहा। बहुत बुरी हालत होने के बावजूद सिल्वरस्टीन की उम्मीद नहीं छूटी। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसे अकेले कमरे से निकाला जाएगा और उसे सुधारने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। साल 2019 में 67 साल की उम्र में थॉमस सिल्वरस्टीन की मौत हो गई। उसकी मौत एक ऐसी जिंदगी का अंत थी जो बहुत ही अकेलेपन और हिंसा में बीती। उसकी मौत कैसे हुई ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये साफ है कि अकेले रहने की वजह से उसका शरीर खराब हो गया था। जब हम सिल्वरस्टीन की जिंदगी के बारे में सोचते हैं तो हमें अकेले रखने की सजा के बारे में सोचना पड़ता है। हालांकि ये कैदियों और स्टाफ को बचाने के लिए किया जाता है, लेकिन बहुत समय तक अकेले रहने से दिमाग और शरीर बहुत खराब हो जाते हैं। थॉमस सिल्वरस्टीन की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हमें जेल सिस्टम को दोबारा देखना चाहिए और सजा देने और सुधारने के दूसरे तरीके खोजने चाहिए। अकेले रखना शायद उसके हिंसक होने की वजह से जरूरी था, लेकिन इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी। सिल्वरस्टीन का नाम खतरे और क्रूरता का प्रतीक बन गया। उसके बुरे कामों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और जिन लोगों ने उसे देखा वो हमेशा डरते रहे। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ एक इंसान के बुरे होने की नहीं है, बल्कि ये जेल सिस्टम की खामियों को भी दिखाती है। अकेले रखने की सजा हालांकि कैदियों और स्टाफ को बचाने के लिए की जाती है, लेकिन इससे दिमाग और शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। सिल्वरस्टीन की तरह अकेले रहने से आदमी पागल हो सकता है और वो और भी ज्यादा हिंसक हो सकता है। सिल्वरस्टीन की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हमें सजा देने और सुधारने के तरीके बदलने चाहिए। अकेले रखना शायद उसके हिंसक होने की वजह से जरूरी था, लेकिन ये उसके बुरे कामों की असली वजह को नहीं देखता। जेल सिस्टम में लोगों को बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा हिंसक हो जाते हैं।
ये एक ऐसा चक्र है जो क्रूरता और अकेलेपन को बढ़ाता है। जब हम सिल्वरस्टीन की जिंदगी के बारे में सोचते हैं तो हमें सजा देने और सुधारने के दूसरे तरीके खोजने चाहिए जिनसे लोगों का भला हो और वो दोबारा समाज में आ सकें। हमें ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो अपराध की असली वजह को समझे और लोगों को सुधारने का मौका दे। एंडर्स ब्रेविक। हम एंडर्स ब्रेविक की डरावनी कहानी के बारे में गहराई से जानेंगे। इस आदमी ने इतिहास में सबसे भयानक हिंसा की घटनाओं में से एक की थी। हमारे साथ जुड़िए क्योंकि हम उसके जघन्य अपराधों के बारे में डरा देने वाले विवरण और उसके बाद के परिणामों को जानेंगे जिनकी वजह से वो आज बिल्कुल अकेला पड़ गया है। नॉर्वे का एक दक्षिणपंथी आतंकी ब्रेविक ने साल 2011 में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था जब उसने कई हमले किए थे जिनमें 77 मासूम लोगों की जान चली गई थी। बड़े पैमाने पर हत्या, धमाका करने और आतंकवाद के जुर्म में दोषी पाए जाने पर उसे नॉर्वे की सबसे कड़ी सजा दी गई। अब 11 साल तक बहुत ज्यादा अकेले रहने के बाद ब्रेविक सरकार के खिलाफ कोर्ट गया है और कह रहा है कि उसके इंसानी हकों की अवहेलना हुई है। एंडर्स ब्रेविक की डरावनी कहानी को समझने के लिए हमें उसकी शुरुआती जिंदगी और उसके बड़े होने के बारे में जानना होगा। 13 फरवरी 1969 को नॉर्वे के ओस्लो में पैदा हुए ब्रेविक के बचपन में मारपीट की खबरें थीं और उसकी मां वेंचे बेहरिंग से उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे। उसकी शुरुआती जिंदगी ने उसे वो बनाया जो वो बाद में बन गया। बचपन से ही ब्रेविक को गुस्सा आने की समस्या थी और वो बगावती स्वभाव का था। एक किशोर के रूप में उसने दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र बनाने और शरीर बनाने की कसरत की ताकि अपना गुस्सा निकाल सके। इसी दौरान उसके मन में गलत विचार आने लगे जो बाद में बहुत बड़ी समस्या बन गए। बड़ा होकर ब्रेविक ने अपना खुद का काम शुरू किया और कहा कि वो बहुत पैसा कमा रहा है, लेकिन जल्दी ही उसकी किस्मत पलट गई और वो कर्जदार हो गया। इस मुश्किल समय ने उसके गुस्से को और बढ़ा दिया और उसने कुछ जबरदस्त करने की ठान ली। ब्रेविक के मन में धीरे धीरे गलत विचार बढ़ने लगे। उसे इस्लाम और महिलाओं से बहुत नफरत थी। वो सोचता था कि ये उसकी संस्कृति और उसके देश के लिए खतरा है। वो ये मानने लगा था कि उसे अपने देश को बचाना है जिस पर हमला हो रहा है। कई सालों तक ब्रेविक ने अपने खौफनाक हमलों की बहुत सोच समझकर तैयारी की। धमाके के लिए जरूरी सामान जुटाने के लिए उसने खेती का काम शुरू कर दिया और अपनी असली मंशा छुपाई। वो बहुत शातिर था और उसने बहुत सोच समझकर ये सब किया। वो बेकसूर लोगों पर बहुत बड़ा जुर्म करने वाला था। 22 जुलाई 2011 को ब्रेविक ने अपनी सोची समझी योजना पर अमल किया। उसने पहले ओस्लो में सरकार के दफ्तर के पास एक कार में बम लगाकर धमाका कर दिया जिसमें 8 लोग मारे गए। इस धमाके से पूरा देश हिल गया और लोग बहुत डर गए, लेकिन ब्रेविक का गुस्सा यहीं नहीं रुका। धमाके के बाद वो उटोया नाम के एक द्वीप पर गया जहां नॉर्वे की लेबर पार्टी का एक समर कैंप चल रहा था। उसने पुलिस वाले का भेष धारण कर लिया और बेकसूर बच्चों पर गोली चला दी। वो एक एक करके उनका शिकार करता रहा। इस खौफनाक हमले में कई मिनट लगे और पूरे द्वीप पर दहशत फैल गई। जब ब्रेविक को पकड़ा गया तब तक 77 बेकसूर लोगों की जान जा चुकी थी और 319 लोग घायल हो गए थे। नॉर्वे के इतिहास में ऐसा जुर्म कभी नहीं हुआ था और पूरा देश सदमे में था। ब्रेविक के जघन्य अपराधों के बाद हर तरफ उसकी निंदा हुई और लोगों ने उसे सजा देने की मांग की। उसके मुकदमे पर बहुत ध्यान दिया गया क्योंकि पूरी दुनिया ये जानना चाहती थी कि उसने ऐसा क्यों किया था। इसी मुकदमे में पता चला कि ब्रेविक के मन में कितने खतरनाक विचार थे। जब ब्रेविक के बचपन और उसके गलत विचारों के बारे में पता चला तो साफ हो गया कि उसने ये सब जल्दबाजी में नहीं किया था, बल्कि कई सालों तक नफरत पालने और गलत सोच रखने के बाद किया था। उसे इस्लाम से बहुत नफरत थी और वो अपने देश को दूसरे देशों से अलग रखना चाहता था। इसी गलत सोच ने उसे बहुत बड़ा जुर्म करने पर मजबूर किया। मुकदमे के बाद ब्रेविक को बड़े पैमाने पर हत्या, धमाका करने और आतंकवाद का दोषी पाया गया। उसे नॉर्वे की सबसे कड़ी सजा दी गई जो 21 साल की जेल थी। अगर वो खतरनाक बना रहा तो उसकी सजा बढ़ाई जा सकती थी। इस सजा का मतलब था कि उसे अपनी पूरी जिंदगी अपनी करतूतों की सजा भुगतनी होगी। इस तरह एक नाराज किशोर जिसके मन में गलत विचार थे, वो एक ऐसा आदमी बन गया जिसने आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े जुर्म किए। उसकी शुरुआती जिंदगी ने ही उसके भयानक कामों की नींव रखी थी, जिसने नॉर्वे और पूरी दुनिया को हमेशा के लिए झकझोर कर रख दिया। नॉर्वे की सबसे कड़ी सजा मिलने के बाद एंडर्स ब्रेविक की जिंदगी पूरी तरह बदल गई और वो जेल में बंद हो गया। अगस्त 2011 से वो जेल के एक खास हिस्से में बंद है जहां दूसरे कैदियों से उसे दूर रखा गया है और डॉक्टर और जेल के कर्मचारियों से उसकी बहुत कम मुलाकात होती है। इस तरह अकेले रहना ही उसकी जिंदगी बन गई है। सबसे पहले तो डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि ब्रेविक पागल है या नहीं।
कुछ डॉक्टरों ने कहा कि उसे एक गंभीर मानसिक बीमारी है जिसका नाम है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, और इसी वजह से उसने ऐसा किया। लेकिन बाद में दूसरे डॉक्टरों ने कहा कि वो पागल नहीं है, बल्कि उसमें एंटी सोशल और नार्सिसिस्टिक वाले गुण हैं, यानी उसे दूसरों की परवाह नहीं है और वो सिर्फ खुद को ही सबसे ज्यादा पसंद करता है। हालांकि वो जेल में बंद है, लेकिन पूरी तरह दुनिया से कटा नहीं है। वो जेल से ही लोगों और संगठनों को चिट्ठियां लिखता रहता है। इन चिट्ठियों में वो अपने गलत विचार रखता है और अपने बुरे कामों के पीछे के कारणों को बताता रहता है। लेकिन ब्रेविक ने जेल में अच्छी सुविधाओं की मांग की, जैसे कि प्लेस्टेशन 3 और बड़ा व्यायामशाला, लेकिन जेल वाले नहीं माने। उन्हें डर है कि अगर ब्रेविक के पास अच्छी सुविधाएं होंगी तो वो दूसरे लोगों को भी अपने गलत विचारों में शामिल कर सकता है। ब्रेविक को अकेले रखने की वजह से उसके और सरकार के बीच भी कानूनी लड़ाई हो रही है। वो कहता है कि उसे अकेले रखना और उसके साथ बुरा व्यवहार करना उसके अधिकारों का उल्लंघन है। उसके वकील का कहना है कि वो 11 साल से पूरी तरह अकेला है और सिर्फ जेल के पहरों के अलावा किसी से बात नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रेविक ने बहुत बुरा काम किया है, इसीलिए उसे सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि किसी को इतने सालों तक अकेले रखना सही नहीं है। उसके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी अलग अलग राय हैं। कुछ कहते हैं वो पागल है, तो कुछ कहते हैं कि उसमें सिर्फ अपने बारे में ही ज्यादा सोचने की बीमारी है। ऐसे लोगों से कैसे पेश आना चाहिए, इस बारे में अभी भी बहस चल रही है। पिछले कुछ सालों से ब्रेविक ने जेल से बाहर आने की कोशिश की है, लेकिन कोर्ट ने उसे मना कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि वो अभी भी खतरनाक है और उसे बाहर छोड़ना सही नहीं होगा। कई साल बीत जाने के बाद भी ब्रेविक जेल में ही है और बहुत कम लोगों से मिलता है, लेकिन पूरी तरह अकेला भी नहीं है। वो जेल में ही पढ़ाई कर रहा है और एक मिलिट्री चैपलिन उससे मिलने आता है जो उसको धार्मिक सलाह देता है। ब्रेविक को अकेले रखने की वजह से उसके और सरकार के बीच भी कानूनी लड़ाई हो रही है। वो कहता है कि उसे अकेले रखना और उसके साथ बुरा व्यवहार करना उसके अधिकारों का उल्लंघन है। उसके वकील का कहना है कि वो 11 साल से पूरी तरह अकेला है और सिर्फ जेल के पहरों के अलावा किसी से बात नहीं करता। ये कानूनी लड़ाई इस बात पर भी सवाल उठाती है कि ऐसे बड़े अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए और सजा देने के साथ साथ इंसान के अधिकारों का भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रेविक ने बहुत बुरा काम किया है, इसलिए उसे सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि किसी को इतने सालों तक अकेले रखना सही नहीं है। उसके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी अलग अलग राय हैं। कुछ कहते हैं वो पागल है, तो कुछ कहते हैं कि उसमें सिर्फ अपने बारे में ही ज्यादा सोचने की बीमारी है। ऐसे लोगों से कैसे पेश आना चाहिए, इस बारे में अभी भी बहस चल रही है। पिछले कुछ सालों से ब्रेविक ने जेल से बाहर आने की कोशिश की है, लेकिन कोर्ट ने उसे मना कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि वो अभी भी खतरनाक है और उसे बाहर छोड़ना सही नहीं होगा। ये फैसला इस बात को दिखाता है कि लोग अभी भी सोच रहे हैं कि वो कितना खतरनाक है और लोगों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। कई साल बीत जाने के बाद भी ब्रेविक जेल में ही है और बहुत कम लोगों से मिलता है, लेकिन पूरी तरह अकेला भी नहीं है। वो जेल में ही पढ़ाई कर रहा है और एक मिलिट्री चैपलिन उससे मिलने आता है जो उसको धार्मिक सलाह देता है। हालांकि ब्रेविक कुछ लोगों से मिलता है, लेकिन ज्यादातर समय वो अकेला ही रहता है। जेल में उसके साथ कैसा व्यवहार होता है, इस बारे में भी कई लोग बातें कर चुके हैं और सुधार करने की सलाह दी है। ब्रेविक के अधिकारों का उल्लंघन होने का सवाल उसकी कानूनी लड़ाई में सबसे ज्यादा उठाया गया है। सरकार से कहा गया है कि वो इस मामले पर ध्यान दे और बदलाव करे। एक फैसले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। नॉर्वे की कोर्ट ने कहा कि ब्रेविक के साथ जेल में बुरा व्यवहार हुआ है जो इंसान के अधिकारों के खिलाफ है। इस फैसले के बारे में लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सही फैसला है और हर कैदी के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, चाहे उसने कितना ही बड़ा अपराध क्यों न किया हो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ब्रेविक ने बहुत बुरा काम किया है और उसके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। ब्रेविक ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है 2083 ए यूरोपियन डिक्लेरेशन ऑन ऑफ इंडिपेंडेंस। इस किताब में उसने अपने विचार और उसके पीछे के कारण बताए हैं। इस किताब से पता चलता है कि वो कैसे सोचता था और कैसे उसने इतना बड़ा अपराध किया। ये किताब हमें याद दिलाती है कि कुछ लोग बहुत खतरनाक विचार रखते हैं और वो दूसरों को भी अपने साथ मिला सकते हैं। ब्रेविक की जेल की जिंदगी और उसके साथ हुए बुरे व्यवहार से पता चलता है कि ये मामला बहुत जटिल है। कुछ लोग कहते हैं कि लोगों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इंसान के अधिकारों का भी ध्यान रखना जरूरी है। ब्रेविक की कहानी हमें याद दिलाती है कि ऐसे बड़े अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, इस बारे में हमें हमेशा सोचते रहना चाहिए। ब्रेविक को जेल में रखने के तरीके को लेकर बहुत बहस होती रही है। कुछ लोग कहते हैं कि उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए,
ताकि वो फिर से कोई गलती न कर सके, लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए और उसे अकेले नहीं रखना चाहिए। ब्रेविक ने जेल में अच्छी सुविधाओं की मांग की, जैसे कि प्लेस्टेशन और बड़ा व्यायामशाला, लेकिन जेल वालों ने मना कर दिया। कुछ लोगों का कहना है कि उसे ऐसी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उसने बहुत बुरा काम किया है और जेल में सुरक्षा भी जरूरी है। दूसरी तरफ ब्रेविक ने सरकार के खिलाफ केस भी लड़ाई है। वो कहता है कि उसे बहुत ज्यादा अकेला रखा जाता है और उसके साथ बुरा व्यवहार होता है। कुछ लोगों का मानना है कि इतने सालों तक अकेले रहने से उसका दिमाग खराब हो सकता है और वो और भी ज्यादा खतरनाक बन सकता है। ब्रेविक के दिमाग की हालत को लेकर भी बहुत बहस हुई है। पहले डॉक्टरों ने कहा कि वो पागल है, लेकिन बाद में पता चला कि उसे सिर्फ दूसरों की परवाह नहीं है और वो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। अब सवाल ये है कि ऐसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। ब्रेविक जेल में रहते हुए भी दूसरे लोगों को अपने गलत विचारों में शामिल करने की कोशिश करता रहा है। वो अलग अलग लोगों को चिट्ठियां लिखता था और उनमें अपने खतरनाक विचार बताता था। कुछ लोगों का कहना है कि उसे जेल में रहते हुए ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो और भी लोगों को गलत काम करने के लिए उकसा सकता है। हालांकि बहुत सारी बातें हुई, लेकिन ब्रेविक को जेल से बाहर नहीं निकाला गया। पिछले साल कोर्ट ने उसे जेल में ही रहने का फैसला सुनाया क्योंकि उसे लगता है कि ब्रेविक अभी भी खतरनाक है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उसे बहुत ज्यादा सजा मिल रही है और उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। ब्रेविक जैसे लोगों के बारे में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि उन्हें सजा देनी चाहिए या उन्हें सुधारना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि उसने बहुत बुरा काम किया है, इसलिए उसे हमेशा के लिए जेल में रहना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो दोबारा ऐसा न करे। ब्रेविक की कहानी हमें ये भी बताती है कि कैसे कुछ लोग बहुत खतरनाक विचार रखते हैं और वो दूसरों को भी अपने साथ मिला लेते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि ऐसे लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होता है और उन्हें ऐसा करने से कैसे रोका जा सकता है। ब्रेविक की कहानी आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। हमें यह समझने की जरूरत है कि ऐसे लोगों को कैसे सजा मिले, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए और कैसे रोका जाए कि वो दोबारा ऐसा न करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल पर और भी अच्छे वीडियो देख सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।